हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो लंबित भर्तियां हैं उनके परीक्षा परिणाम को लेकर, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम दो बड़ी भर्तियां हैं। इसके अलावा जीएनएम, एएनएम और अन्य और भी भर्तियां हैं। बोर्ड के चेयरमैन मिस्टर आलोक राज ने एक ट्वीट किया है। इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि ये जो परीक्षा परिणाम आने हैं वो आचार संहिता के बाद आएंगे। आचार संहिता से जो आचार संहिता अभी चल रही है 4 जून तक, यानी 4 जून तक किसी भी प्रकार का परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। चेयरमैन ने स्वयं ट्वीट करके ये जानकारी दी है। तो अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे उन पे उन्होंने विराम लगा दिया है कि क्या इलेक्शन कमीशन की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। किसी अभ्यर्थी ने ही चेयरमैन साहब से ट्वीट करके जवाब मांगा था कि चुनाव आयोग से परमिशंस नहीं मिलने पर विभिन्न भर्तियों के नाम जारी करने की संभावित तिथि क्या होगी। उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं। उन्होंने एक बात ये भी स्पष्ट की है कि परिणाम तुरंत बनाया जाएगा और उसी समय जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मैटर है। तो सेंसिटिव मैटर के चलते इस प्रकार के जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स आपके तैयार होते ही जारी कर दिए जाएंगे, रिजल्ट्स बना कर नहीं रखे जाते हैं। तो 5 जून से परीक्षा परिणाम आने आरंभ हो जाएंगे। तो जो कम कैंडिडेट वाले एग्ज़ाम्स हैं जैसे इंफॉर्मेशन असिस्टेंट है, तो इनके परीक्षा परिणाम पहले आएंगे और जून आखिर तक सारे रिजल्ट्स घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो भर्ती है वो है जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, एएनएम, जीएनएम। 4 भर्तियां तो ये हैं, इनके परीक्षा परिणाम आने। इसके साथ ही जो सीईटी की 15 गुना की लिस्ट आनी है, एक तरह से वो लिस्ट भी जारी होनी है, तो वो भी एक परीक्षा परिणाम ही है। जो कैंडिडेट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किए हैं वो कई दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं इसकी, क्योंकि जो जूनियर अकाउंटेंट की डेट है वो 11 अगस्त है और 11 अगस्त में अब 3 माह से भी कम का समय बचा है। क्योंकि तो वो कैंडिडेट भी कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति में है। उनके लिए भी एक चीज़ क्लियर हो गई कि 4 जून से पहले किसी भी प्रकार की ना तो कोई लिस्ट आएगी ना कोई परीक्षा परिणाम जारी होगा। अब जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम की जिन लोगों ने परीक्षा दी थी वो कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी आए। प्रोविजनल रिजल्ट्स जो 2 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाना है, उन अभ्यर्थियों के लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि जो कयास लगाए जा रहे थे बोनस अंकों को लेकर। मैंने एक इंटरव्यू देखा था बोर्ड के चेयरमैन का। उसमें बोर्ड के चेयरमैन ने बोनस अंकों की पैरवी करते हुए एक स्टेटमेंट कहा था कि कई सारी भर्तियां ऐसी होती है जिसमें पद रिक्त चले जाते हैं। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो क्वालिफाइंग मार्क्स अभ्यर्थी नहीं ला पाते हैं उसकी वजह से। और ऐसा आपको पता है कि पिछले साल कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती हुई थी उस भर्ती में पद रिक्त गए थे क्योंकि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो 40% थे वो 40% मार्क्स अचीव करने वाले एलिजिबल कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं थे जितनी सीट्स थी। कहीं न कहीं ये जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम की तरफ भी एक इशारा हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ जब बोर्ड के चेयरमैन के माइंड में आई है तो उसका कहीं न कहीं कोई न कोई रीज़न है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न उन्होंने इंटरव्यू में बताया है कि हमने कई सारे पब्लिक सर्विस कमीशंस की स्टडीज़ की हैं और अभी भी कर रहे हैं। जो ट्विटर पे उन्होंने जानकारी साझा की थी उसका मकसद भी यही था कि वो इस प्रकार की सूचना अभ्यर्थियों से लें कि वो किस चीज़ के पक्ष में है। पर जो बोनस अंक लागू करने का मैटर है उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं। अब कई सारे अभ्यर्थी ये कयास लगा रहे हैं कि जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम में जो सीट्स हैं 5388 पद हैं, क्या इतने एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं? क्या ये पॉसिबल है कि ये जो कैंडिडेट हैं इतने 5388 पदों पर योग्य
अभ्यर्थी मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं बोर्ड को, ये भी सोचने वाली बात है। 5388 पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर देखो नहीं मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल से बोनस अंक देने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि अगर पद रिक्त जाता है उससे अच्छा है कि किसी अभ्यर्थी को नौकरी मिल जाए। और अगर अभ्यर्थी सफिशिएंट मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल से बोनस अंक लागू करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अगर 2 गुना अभ्यर्थी आपको आराम से मिल रहे हैं तो उसके बाद में, क्योंकि कहीं न कहीं बोनस अंक देने से एक मेहनत करने वाले स्टूडेंट के लिए हतोत्साहित परिस्थिति होती है। परंतु चेयरमैन साहब ने कहा है कि सबको इक्वल मार्क्स मिलते हैं, तो कहीं कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है किसी के साथ अनजस्टिस हो रहा है। ये उनकी सोच है, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आइए आगे हम बात करते हैं। एक और खबर छपी अखबार के अंदर, चयन बोर्ड को जो 750 आपत्तियां मिली थी उसमें से 687 आपत्तियों में फर्जी दस्तावेज लगे थे। ये खबर बड़ी ही चौंकाने वाली है, क्योंकि जो आईए का एग्ज़ाम था और उसकी जो आपत्तियां मांगी गई थी सूचना सहायक की, उसकी आपत्तियों में चेयरमैन साहब ने खुद ट्वीट करके ये बताया है कि इतनी सारी फर्जी आपत्तियां, यानी दस्तावेज को मॉडिफाई करके, कोई ऑथेंटिक सोर्स को मॉडिफाई करके आपत्ति लगाई गई है। तो उनको ऐसा अंदेशा है कि कोई गैंग ऐसा दुष्प्रचार करने के लिए या भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की जो दस्तावेज है वो लगाए गए हैं, और उन लोगों को फाइंड आउट किया जाएगा, उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे कि आपने किस आधार पर ये प्रूफ ढूंढा है, कहाँ से इसका सोर्स ढूंढा है। ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं। तो आगे से आप जब भी आपत्ति लगाएं, किसी क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगाएं, तो अपना सोर्स खुद ढूंढें और ऑथेंटिक सोर्स ढूंढें, किसी और के सोर्स पर आप निर्भर ना हो, यही बेहतर है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो, जूनियर अकाउंटेंट वालों का काम तो हो गया है, इससे आगे वो वीडियो ना देखें यदि वो जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो वीडियो मैं बताने वाला हूँ वो सारी जानकारी जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। जो 15 गुना की लिस्ट जारी होनी है, उनकी कट ऑफ मार्क्स को लेकर आगे हम चर्चा कर रहे हैं। तो जिन लोगों को जितनी रिजल्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो ले चुके हैं। अब जो जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों को ये वीडियो आगे पूरा देखना चाहिए। इसमें मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा कि 15 गुना अभ्यर्थियों की जो लिस्ट है उसमें कितने अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, क्या कट ऑफ मार्क्स रह सकती हैं। स्क्रीन के सामने जो आपको कट ऑफ मार्क्स दिखाई दे रहे हैं वो हाल ही में जो जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम की मुख्य परीक्षा हुई थी उस एग्ज़ाम के जो सीईटी में अभ्यर्थी अपियर हुए थे उनकी कट ऑफ मार्क्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि 154.48 हाईएस्ट कट ऑफ मार्क्स गई है जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए, सीईटी ग्रेजुएट लेवल का। अब आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम है जो सीईटी का वो एग्ज़ाम है सीईटी 12th वाला। जूनियर असिस्टेंट के लिए सीईटी 12th बेस का एग्ज़ाम है, और सीईटी के इस एग्ज़ाम में जो कट ऑफ मार्क्स को लेकर सबसे बड़ा असमंजस है, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी अभी तक प्रिपरेशन ही शुरू नहीं कर रहे हैं कि उनका सीईटी क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं उन सारे अभ्यर्थियों को ये चीज़ कहना चाहूँगा कि 3 माह से कम का समय बचा है और आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए, चाहे आपका सिलेक्शन सीईटी में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप असमंजस की स्थिति में हैं तो इंतज़ार ना करें, क्योंकि जब बाद में समय कम बचेगा, जैसे जूनियर अकाउंटेंट की लिस्ट जारी हुई थी, तो फिर अभ्यर्थी कहने लगे कि हमें कम समय मिला, हमें पता ही अब चला है, हम प्रिपरेशन कैसे कर पाएंगे। क्योंकि आप जिस सिलेबस को पढ़ रहे हो वो सिलेबस आपके जीवन में कहीं न कहीं आगे एग्ज़ाम में काम आने वाला है। तो मेरा ये अनुमान है कि जो सीईटी 12th बेस वाली हैं उसकी जो जनरल की कट ऑफ हैं, जो जनरल की कट ऑफ मार्क्स हैं वो हाईएस्ट
मैक्सिमम 160 मार्क्स से अबव नहीं जाएगी। जिन लोगों के 160 मार्क्स हैं वो आराम से तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है कट ऑफ इससे भी कम जाए। मेरा अनुमान है कि 12th लेवल सीईटी एग्ज़ाम में जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनकी 160 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो वो प्रिपरेशन करें बिना किसी संकोच के, निश्चिंत होकर। और जो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो जिन कैंडिडेट के 155, क्योंकि इसमें आप देखिए कि जो कट ऑफ मार्क्स जाएंगे जो वो इक्वल कट ऑफ मार्क्स जाने का रीज़न ये है कि इसमें जो जनरल की सीट है उस पर रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट का माइग्रेशन नहीं किया गया था। इस एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स में ये डिक्लेरेशन लिखी थी, ये आपको पता होगा अगर आपने इसको देखा है तो। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इसमें शायद मैंने वो लाइन नहीं ली है, पर ये रिजल्ट्स में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि जो सीटी के एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी किया गया है इसके अंदर जनरल कैटेगरी की जो सीट्स थी उन सीटों में 15 गुना अभ्यर्थियों में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो कम जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। 15 गुना कैंडिडेट हैं, इसके अंदर 5388 पद थे। अब आइए हम देखते हैं कि जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है यानी 160 से 150 यही रेशियो रहने वाला है आपका इस एग्ज़ाम को लेकर। जिन लोगों के नंबर 150 से 160 के बीच आ रहे हैं वो सारे लोग प्रिपरेशन करें। सीईटी एग्ज़ाम आपका क्लियर हो सकता है आराम से, इसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। ये जो भर्ती परीक्षा है इसमें टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों की दे रखी हैं, तो आप टीएसपी के 5 नंबर कम कर सकते हैं। यानी जो टीएसपी की एग्ज़ाम की कट ऑफ है 15 गुना अभ्यर्थियों की, वो 150 से 145 के बीच जानी है। कट ऑफ का दायरा इतना ही रहना है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी कट ऑफ मार्क्स। अब देखते हैं कि जो जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम का ये नोटिफिकेशन निकला था, इस नोटिफिकेशन में क्योंकि 4197 पद हैं, कुल जो रिक्त पद हैं वो 4197 हैं और 15 गुना के हिसाब से जो अभ्यर्थी होती हैं वो होते हैं लगभग 60,000, पर तकरीबन 75,000 के लगभग अभ्यर्थी इसमें पास किए जा सकते हैं। 75,000 अभ्यर्थी 15 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट में पास होंगे। तो चूँकि 75,000 कैंडिडेट अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है और इसमें आराम से आपको 160 से 150 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप प्रिपरेशन को जारी रखें बिना किसी विचार के। अब हम चर्चा करेंगे इसके डिटेल जो पद हैं उसके ऊपर कि आप जिस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उसमें कितने पदों के लिए आपकी जो फाइट है वो है। ये कैटेगरी वाइज सीट हैं, 584 पद हैं, वो शासन सचिवालय सेवा से रिलेटेड हैं। 584 ये आप देख सकते हैं कि 584 जो सीट्स हैं वो सेक्रेटरीट सर्विस की हैं और बड़ी ही प्रीमियम सर्विस है। जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो अभ्यर्थी कर रहे हैं, एक बात आपको यहीं बता दूं कि यदि आप शासन सचिवालय में क्लर्क बनते हैं तो आपका जो रिटायरमेंट है वो 7600 से ज़्यादा ग्रेड पे पर होने वाला है। आप सीनियर डीएस की पोस्ट तक जाएंगे, तो अभी से मन लगा के तैयारी करें। आप पूरा प्रयास करें कि इन 584 लोगों में आप सेलेक्ट हो और ये जो 584 लोग सेलेक्ट होने वाले हैं ये जितने भी दूसरे एग्ज़ाम हैं उनमें जो 3600 की ग्रेड पे भी हैं इवन, तो उसको छोड़ के भी इन 584 पदों में आपको रहना चाहिए। आपके प्रमोशंस के चांस बहुत अच्छे हैं। आप एक अच्छे परिसर में जहाँ से पूरी सरकार चलाई जाती है वहाँ सर्विस करेंगे। आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, एक पूरी बिल्डिंग के अंदर ही आपके ट्रांसफ़र होंगे। जयपुर शहर से आपको कभी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के कई फ़ायदे हैं। इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ये सीटें हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की,
आरपीएससी के अंदर भी 61 सीट्स हैं। आरपीएससी में भी प्रमोशन असिस्टेंट सेक्रेटरी तक और सीनियर डीएस तक होते हैं, तो आरपीएससी भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आरपीएससी में भी वही प्रक्रिया है कि ये दोनों, इनका कैडर अलग अलग है, तो आरपीएससी में भी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। अब ये हैं अधीनस्थ कार्यालयों के लिए 2788 पद हैं। ये ऑल ओवर राजस्थान के सारे सरकारी ऑफिस के हैं। तो आप प्रयास करें कि आप 584 पदों में चयनित हो, ताकि आपको बाद में किसी प्रकार का रिग्रेट ना रहे। तो ये शेड्यूल्ड एरिया के लिए सीटें हैं 764। तो शेड्यूल्ड एरिया के जो अभ्यर्थी हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। अब जो सिलेबस का पोर्शन है, क्योंकि 3 माह से कम का समय बचा है, तो आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छा रहे। पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं। पहले लैंग्वेज का पेपर है, पेपर सेकंड। इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश। इसमें देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके सामने कुल 18 और 17 35 सब्जेक्ट हैं, दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर। और तकरीबन आपके पास जो पढ़ाई के दिन हैं वो लगभग 80 से 85 दिन हैं। अगर आप 70 दिन भी मान के चलें तो पर डे आपको पर 2 दिन में एक टॉपिक करना है 70 के अकॉर्डिंग। 18 और 17 जो चैप्टर हैं, पर आपको अपने टाइम पीरियड को इस प्रकार डिवाइड करना है कि अगर आपके पास 85 डेज हैं, इन 85 डेज में आपको 60 डे का एक प्रोग्राम टारगेट लेके चलना है कि 60 डेज के अंदर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। और जो बाकी के 25 दिन हैं, उन 25 दिनों में आप रिवीजन करें, ताकि आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा कर सकें। तो संधि विच्छेद, सामासिक पदों की रचना, समास विग्रह, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा शब्दों से विश्लेषण बनाना, शब्द शुद्धिकरण, अशुद्धि के कारण, वाक्य शुद्धि, वाच्य, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, क्रिया, सकर्मक अकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। इसी प्रकार वाक्यांश के लिए एक शब्दार्थ शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली, और इसी प्रकार सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, इनका हिंदी और अंग्रेजी वाक्यों में रूपांतरण, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। ये हिंदी का सिलेबस है। इसके लिए आप कक्षा 12 की जो व्याकरण की किताब है राजस्थान बोर्ड की, और इसके अलावा राघव प्रकाश की जो बुक है वो पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप एक रस्तोगी सर की बुक आती है इंग्लिश ग्रामर की, वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो लूसेंट की बुक आती है इंग्लिश ग्रामर की, वो भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश का जो पोर्शन है वो टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एंड असर्टिव और नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इस प्रकार के सारे सेंटेंसेज हैं इसके अंदर। यूज ऑफ पार्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, इंक्लूड सब्जेक्ट्स, वर्ब, अरेंजमेंट, डिग्री एंड adjective, conjunctive words wrongly used, glossary of official technical terms, synonyms, antonyms, one word substitution, forming new words by using prefix and suffix, confusable words, comprehension of given passage, knowledge of writing, official, demi-official, circular, notice and tenders। इस प्रकार ये सिलेबस है दोनों पेपर का। हिंदी इंग्लिश सेकंड पेपर का पार्ट है। इसके बाद में जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट 3 भाग में डिवाइडेड है और 3 पार्ट्स हैं इसके पेपर फर्स्ट के। तो जो 3 पार्ट्स हैं पेपर फर्स्ट के, उनमें आपको प्रिपरेशन किस प्रकार कर, इसके 3 पार्ट्स हैं, एक जीके का है, एक साइंस का है और एक मैथ्स का है। इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, अगर जैसे आप बुलेट पॉइंट्स में देख रहे हैं टॉपिक, पहला पॉइंट है करंट अफेयर्स का।
जो फर्स्ट बुलेट पॉइंट है इसको आप देख सकते हैं। टोटल 3 घंटे का पेपर होने वाला है आपका। करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है, राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर की घटनाएं, मुद्दे और संबंधित संगठन संस्थाएं। इसके लिए आप क्रोनोलॉजी, एक छोटी सी बुक आती है 20 रुपये की, उस किताब को पढ़ सकते हैं। क्रोनोलॉजी के अंदर जो मैटर आता है वो सफिशिएंट है, आपको कोई और दूसरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी और भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, भारत की पारिस्थितिकी, वन्य प्राणी, राजस्थान की भौतिक दशाएं, जलवायु, वनस्पति, मृदा, प्रमुख भौतिक विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या एवं जनजातियां, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन और वनस्पति एवं मृदा, खनिज, वन, जल, पशु, वन्य प्राणी संरक्षण। इसके साथ ही राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्त उद्योग, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम एवं विकास की संस्थाएं, इनमें पंचायत राज और उसकी भूमिका। तो बुलेट पॉइंट नंबर 2 और 3 के लिए आपको क्या पढ़ना है अब वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पुरानी एनसीईआरटी की किताबें हैं उसमें 11th क्लास की जो ज्योग्राफी है, या फिर जो राजस्थान बोर्ड की ओल्ड बुक है, उसमें भी 11वीं और 12वीं कक्षा की जो ज्योग्राफी की बुक्स हैं इसके अंदर ये टॉपिक्स आपको सारे मिलेंगे। इसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वे है राजस्थान का, उस इकोनॉमिक सर्वे में आपको ये जो सिंचाई परियोजनाएं और ये सब इनके लेटेस्ट डेटा मिलेंगे। तो आप इकोनॉमिक सर्वे और उसका चाहे तो ब्रीफ पढ़ सकते हैं, जैसे स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी का ब्रीफ है जो सर्वे का, 101 पेज है, मुश्किल से उसको आप पढ़ सकते हैं। और एक बात और बता दूं उन सारे स्टूडेंट्स को कि जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका सिलेक्शन बाय द वे सीईटी में नहीं होता है तो ये जो आप सिलेबस पढ़ रहे हैं ये सारा सिलेबस आरएस के अंदर है। आरएस के एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप ऐसा ना सोचें कि आपका सिलेक्शन होगा या ना होगा। पहली बात तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप अपनी तैयारी को मजबूती से आगे बढ़ाएं ताकि आप इस एग्ज़ाम में सफल हो पाएँ। जो चौथा बुलेट पॉइंट है वो राजस्थान का इतिहास और संस्कृति से रिलेटेड है। इसके लिए मैं आपको कक्षा 9 और 10 इसकी जो किताब है राजस्थान अध्ययन की, वो रेकमेंड करूँगा कि आप उसको ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा आप जो पुराने क्वेश्चंस पेपर हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर की मार्केट में बुक मिलती हैं, वो ज़रूर पढ़ें। वो आपको काफ़ी हद तक मदद करेगी आपकी सफलता के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए। अगला जो टॉपिक है 5 नंबर बुलेट पॉइंट, ये राजस्थान का औद्योगिक विकास, और ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगी आपको। प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित बड़े, छोटे और कुटीर उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल, विद्युत, तापीय, अणु, पवन और सौर ऊर्जा, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगी। आप आराम से तैयारी करें। इकोनॉमिक सर्वे सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपके एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन जो जीएस के आएंगे उसमें से 10 क्वेश्चंस आप ये मान के चलिए इकोनॉमिक सर्वे में से आने वाले हैं। 50 में से 10 क्वेश्चंस करंट के आएंगे और 10 ही क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिलेंगे। 10 के लगभग क्वेश्चंस ये ज्योग्राफी से आएंगे और लगभग 15 क्वेश्चंस इस सेक्शन से, क्योंकि इसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया है तो वैसे तो हर सेक्शन से 10 क्वेश्चंस आने हैं। ये जो 5 सेक्शन है, पहला करंट अफेयर्स का है तो इससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा ज्योग्राफी का है, इससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा एग्रीकल्चर यानी इकोनॉमिक्स का ये जो पार्ट है, इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, इसके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और राजस्थान का जो औद्योगिक विकास है इससे भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करें। जो मैं स्टडी मटेरियल आपको बता रहा हूँ साइंस के लिए, जो साइंस का सिलेबस है तो ये सिलेबस आपको 9th और 10th की बुक में मिलेगा। आप चाहो तो एनसीईआरटी की और इसके साथ ही राजस्थान बोर्ड की अगर आपको पुरानी किताब मिल रही है तो वो ज़रूर पढ़ें आप। राजस्थान बोर्ड की किताबों में क्या है कि नॉलेज ज़्यादा है। एनसीईआरटी में पढ़ाने का जो तरीका है वो करिकुलम एक डिफरेंट करिकुलम है, तो उसमें फैक्ट्स अलग टाइप में दिए गए हैं, सीधे सीधे फैक्चुअल डेटा नहीं है।
इसके साथ ही आप चाहो तो कोई एक किताब साइंस की, चाहे आप वो पेनोरमा की हो या किसी और की हो, उसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा साइंस के पुराने क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आरपीएससी और राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के, उन क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। मैथ की बात आती है। मैथमेटिक्स के अंदर आपको 9th और 10th की मैथमेटिक्स है। आप चाहें तो राजस्थान बोर्ड की पढ़ सकते हैं, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो मैथ्स की एक बुक है उसको पढ़ सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल की किताब सबसे बेस्ट आती है मैथ के अंदर, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री और ये दोनों आती हैं, अंकगणित के नाम से भी आती हैं, उसको पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा मथुरिया की भी एक बुक आती है, मथुरिया की जो मैथ पढ़ाते हैं, वो बुक भी अच्छी है, आप चाहे तो उसको भी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार जो सीईटी की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये कैलेंडर है, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की, 11 अगस्त को उनका एग्ज़ाम है। तो 11 अगस्त ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने आपको जो ये सिलेबस पूरा डिटेल में बताया है और इसके जो सोर्स बताए हैं, उन सोर्स को लेकर आप अच्छे से तैयारी करें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप इस सिलेबस को ऐसे डिवाइड करें कि अगले 60 दिन में आपका सिलेबस पूरा हो जाए, और पीछे के जो 25 दिन हैं उसमें आप उस सिलेबस को रिवाइज करें। इससे आप अपने सिलेक्शन को और ज़्यादा श्योर कर सकते हैं। और जो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप सेवा में आते हैं उसके बाद आपको चीज़ें पता चलती हैं, क्योंकि मैं खुद जूनियर असिस्टेंट हूँ और मैं खुद सचिवालय में लगा हुआ हूँ, तो आपको बता सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बाद में बहुत ज़्यादा अकरेगी अगर आपने थोड़ी सी कोताही बरती, और अगर आप एक नंबर से सचिवालय सेवा मिलने से रह गए तो आपके लिए ये ज़िंदगी भर का पछताना रह जाएगा कि काश मैं 2 नंबर और लाता और मुझे सचिवालय कैडर मिल जाता। देखो, जो अधीनस्थ सेवा में जूनियर असिस्टेंट बनेंगे, उनकी जो हाईएस्ट प्रमोशन की पोस्ट हैं वो संस्थापन अधिकारी की हैं, और संस्थापन अधिकारी की जो ग्रेड पे हैं वो हैं 6000। और सचिवालय सेवा में आप देखिए, क्योंकि जो प्रमोशन का पैटर्न है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। प्रमोशन के पैटर्न में इतना डिफरेंस है कि यहाँ 6000 लास्ट ग्रेड पे हैं, और आपके ऑफिस में मुश्किल से एक व्यक्ति संस्थापन अधिकारी होगा। वहीं सचिवालय सेवा में जो L5 हैं, LDC, यानी जो जूनियर असिस्टेंट बनोगे आप, उस जूनियर असिस्टेंट से सीनियर असिस्टेंट, और फिर सीधा आप ASO बनोगे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यानी जो 3600 की ग्रेड पे है वो सचिवालय सर्विस में नहीं है। तो एक जम तो आपको यही मिल जाएगा। दूसरा ये है कि उसके बाद में आप सेक्शन ऑफिसर बनोगे, 4800 ग्रेड पे हैं, फिर आप असिस्टेंट सेक्रेटरी बनोगे, फिर आप डिप्टी सेक्रेटरी बनोगे, फिर आप सीनियर DS बनोगे, तो आप 7600 की ग्रेड पे के इक्वल जाएंगे। जो DS की पोस्ट है वो 7600 ग्रेड पे की है, वो सीनियर DS की 1700 मेरे ख्याल से इससे भी ऊपर की पोस्ट है। तो आप सबको मन लगा के तैयारी करनी चाहिए इस एग्ज़ाम की। आज के लिए इतना ही, आगे और भी वीडियो बनाएंगे। जो CT का एग्ज़ाम जिन लोगों ने दिया है, जो जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद एक बार पुनः। थैंक यू सो मच।